हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे यहाँ पर घटना चक्र पूर्वावलोकन हिस्ट्री 2023 एडिशन को, जिसमें हमारा आज का जो चैप्टर है वो रहेगा किसान आंदोलन और किसान सभा, और दूसरा चैप्टर जो है वो रहेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोल अटैक। तो चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है और वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। और वीडियो जो इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए, सबसे पहला यहाँ पर जो चैप्टर है वो है किसान आंदोलन और किसान सभा। ये इसकी जो है मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के सभी जो ये चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अवध में होम रूल जो आंदोलन था इसके कार्यकर्ता जो है, अवध में ये होम रूल लीग जो आंदोलन था इसके कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे अवध में, और इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया था। ये वहाँ पर काफ़ी सक्रिय थे अवध में, और अवध के जो किसान थे उन्होंने मतलब ये जो होम रूल आंदोलन के कार्यकर्ता थे इन सब ने यहाँ पर किसानों को संगठित करना शुरू किया, और संगठन को नाम दिया गया किसान सभा। किसानों को संगठित किया और उसको नाम दिया किसान सभा। फरवरी 1918 में ये इंद्र नारायण द्विवेदी थे, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी में किसान सभा गठित की गई। इन सब ने मिलकर के जो है फरवरी 1918 में किसान सभा गठित की उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश के लिए जो भी मतलब यूपी आर का एग्ज़ाम या यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ये मतलब अगर जो भी हिस्ट्री का यूपी का क्वेश्चन है तो वहाँ पर उसके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो यूपी में किसान सभा किए, और ये जो इसमें मदन मोहन मालवीय के भी प्रयास रहे थे। यूपी में जो किसान सभा गठित हुई थी, यूपी में किसान सभा की इन सब ने मिलकर स्थापना की थी, और इस संगठन ने जो है किसानों को बड़े पैमाने पर संगठित किया था। किसान सभा ने किसानों को किस हद तक जागरूक बनाया, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जो ये दिसंबर 1918 में दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के किसानों ने भाग लिया था। ये दिसंबर 1918 में जो दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें सबसे अधिक किसान जो भाग लेने वाले थे तो वो उत्तर प्रदेश के थे। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर के सामने आया, और अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक नई जागीर में जो है ये नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार जो है इसको संगठित कार्रवाई की ये पहली घटना थी। ये नाई धोबी बंद मतलब बहुत पूछा जाता है किससे संबंधित थी, तो ये अवध के प्रतापगढ़ जिले से संबंधित थी। इसमें जो ये झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये झिंगुरी सिंह थे और दुर्गापाल सिंह जो थे इन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन हुआ इसमें क्या, यह आंदोलन मतलब जो है, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभर कर आया। वो थे कौन, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर नहीं संभाली थी, परंतु क्या किया था, उसे मजबूत और जुझारू बनाया था। बाबा रामचंद्र जो थे तो ये महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। बाबा रामचंद्र जो थे वर्ष 1920 के मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे थे। उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया था, और उनने जो संगठन की ये अद्भुत क्षमता थी, वर्ष 1920 में उनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में ये अवध किसान सभा का गठन किया गया। ये जो प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया था तो ये इन्हीं के प्रयासों से किया गया था 1920 में। और जी भारतवर्ष में मतलब सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। भारतवर्ष का जो ये सर्वप्रथम किसान आंदोलन था तो ये था बिचौलिया आंदोलन। जो भी सर्वप्रथम किसान आंदोलन था तो वो बिचौलिया आंदोलन था। बिचौलिया आंदोलन का नेतृत्व वर्ष 1913 में किसने, तो ये साधु सीताराम दास ने, ये साधु सीताराम दास जो थे इन्होंने किया था। और वर्ष 1915 में विजय सिंह पाती इस आंदोलन से जुड़ गए थे। बिचौलिया आंदोलन से सहजानंद सरस्वती जो थे तो ये बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। सहजानंद सरस्वती ये बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। इनके जो ये कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य था तो ये जमींदारी प्रथा जो थी उसका उन्मूलन करना था। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम जो थे उनका वास्तविक लक्ष्य था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना, और जो भी कृषक थे उनको मालिकाना हक दिलाना। किसानों के प्रति इनकी जो समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें क्या, ये किसान प्राण कहा जाता था। मतलब इनकी जो भी ये सेवाएं थी किसानों के प्रति समर्पित, तो इसके कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाता था। और वर्ष 1936 में लखनऊ में ये अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसका नाम बाद में बदल करके ये अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। जब स्थापना हुई थी तब इसका नाम था अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, और बाद में इसका नाम बदल के ये अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। इसके अध्यक्ष ये स्वामी सहजानंद तथा महासचिव जो थे तो वो एन.जी. रंगा थे। और जो फैजपुर में ये कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता किसने, एन.जी. रंगा ने की थी। फैजपुर में जो कांग्रेस सत्र के साथ की अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का दूसरा सत्र चला था उसकी अध्यक्षता एन.जी. रंगा ने की थी।
आगे बात करेंगे यहाँ पर एका आंदोलन। एका आंदोलन ये 1921 से 22 के मतलब 22 में हुआ था और इसका नेतृत्व जो है तो ये पिछड़ी जाति के मदारी पासी थे, इन्होंने किया था। इस आंदोलन में जिसकी ये गतिविधि का मुख्य केंद्र रहे थे तो ये सभी उत्तर प्रदेश के ही जिले रहे थे, हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर, ये एका आंदोलन के। और इसमें किसानों की मुख्य शिकायतें थी जमींदारों द्वारा मतलब जो लागानों में बढ़ोतरी कर दी गई थी और उपज के रूप में लागान वसूल करने की प्रथा को लेकर ये आंदोलन हुआ था। किसानों से इसमें कितना 50% से मतलब 50% से अधिक लागान वसूल किया जा रहा था। और इस आंदोलन में सरकार को लागान देना मतलब बंद नहीं किया गया था, बल्कि क्या था, आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग ये थी कि बढ़ती महंगाई के कारण लागान का जो है नगद में मतलब रूपांतरण किया जा सके, मतलब जो भी उपज है उसमें लागान ना लिया जाए बल्कि नगद में इसका रूपांतरण किया जा सके। वर्ष 1928 में सूरत जिले के ये बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त यहाँ पर सफलता मिली। यहाँ ये मेहता बंधु जो सरीखे गांधी जी के अनुयायियों ने वर्ष 1922 से ही यहाँ पर निरंतर अभियान चला रखे थे और वर्ष 1928 में यहाँ ये कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने, ये वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वर्ष 1928 में जो यहाँ पर यह कृषक आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो कि ये बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। जो ये बारदोली सत्याग्रह के नाम से बाद में प्रसिद्ध हुआ। इसी आंदोलन में जो है ये सफलता के कारण पटेल को बारदोली की महिलाएं जो थी उन्होंने ये सरदार की उपाधि दी थी। जब ये आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया और इस आंदोलन को सफलता मिली तो जो भी बारदोली की महिलाएं थी उन्होंने वल्लभ भाई को ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा, मतलब ये सरदार की उपाधि प्रदान की थी। सितंबर 1946 में बंगाल की ये प्रांतीय किसान सभा के द्वारा ये तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। तिभागा आंदोलन 1946 में प्रांतीय किसान सभा के द्वारा बंगाल में प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन में जो मतलब बटाईदार थे उनकी मांगे थी कि जमींदारों का मतलब फसल में हिस्सा आधे भाग से कम करके 1/3 किया जाए तथा 2/3 हिस्सा जो है ये किसको, वर्गादारों मतलब ये बटाईदारों का होना चाहिए। और इस आंदोलन से जो है उत्तरी बंगाल के ज़िले विशेष रूप से प्रभावित हुए थे। जो भी उत्तरी बंगाल के ज़िले थे तो ये इस आंदोलन से प्रभावित हुए थे। आचार्य विनोबा भावे जो थी वे ये सर्वोदय सम्मेलन के सिलसिले में 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना, जो कि मतलब वर्तमान में आंध्र प्रदेश की नलगोंडा ज़िले में पहुँचे थे। और यहाँ पहुँचकर उस समय यहाँ पर ये साम्यवादी गतिविधियों का ये जिला जो है प्रमुख केंद्र था। और इसी जिले के ये पोचमपल्ली गांव है, इसमें विनोबा जी जो थे वो ठहरे थे। और पोचमपल्ली प्रवास के दौरान गांव के जो है कितने 40 हरिजन परिवारों के लिए भूमि की समस्या का समाधान तलाशते हुए इसी गांव के जमींदार ये रामचंद्र रेड्डी जो थे इन्होंने 100 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव किया था। आगे यहाँ पर ये अक्टूबर 1951 से लेकर के 1957 तक विनोबा जी ने जो है पूरे भारत में कितने 50 मिलियन एकड़ भूमि जो है भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से ये भूदान आंदोलन चलाया था। भूदान आंदोलन चलाया था किसने, विनोबा भावे ने, विनोबा जी ने। जबकि जो है लगभग कितने 55 मिलियन एकड़ भूमि प्राप्त की गई थी। आगे बात करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था बिचौलिया आंदोलन। भारतवर्ष का जो सर्वप्रथम किसान आंदोलन था तो ये बिचौलिया आंदोलन था। बिचौलिया आंदोलन का नेतृत्व वर्षीय 1913 में साधु सीताराम दास ने किया था और वर्ष 1915 में विजय सिंह पाथी के आंदोलन से जो है ये जुड़े थे। 1915 में विजय सिंह पाथी के आंदोलन से जुड़े और 1913 में साधु सीताराम दास ने इसका नेतृत्व किया था बिचौलिया आंदोलन का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था। यहाँ पर संबंध था इंद्र नारायण द्विवेदी का, गौरी शंकर मिश्र का, मदन मोहन मालवीय का, बाकी जवाहरलाल का यहाँ पर इनसे कोई संबंध नहीं था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में था। तो ये 1919 में किसानों के द्वारा मतलब ये प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था नाई धोबी बंद। ये सामाजिक मतलब एक बायकाट का स्वरूप था, 1919 में चलाया गया था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया और अवध के प्रतापगढ़ जिले की ए जागीर में नाई धोबी ये बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्यवाही की ये पहली घटना थी। इसमें झिंगुरी सिंह और ये दुर्गापाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इसमें जल्द ही एक मतलब नए व्यक्ति आए, वो बाबा रामचंद्र देव थे, जिन्होंने मतलब बाबा रामचंद्र इन्होंने आंदोलन की बागडोर नहीं संभाली, बल्कि जो है उसमें उन्होंने मजबूत और उसको अधिक जुझारू बनाया।
वर्ष 1920 के वे मध्य में एक किसान नेता के रूप में उभरे तथा उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उसमें उनमें जो है संगठन की अद्भुत क्षमता थी। वर्ष 1920 में इन्हीं के प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया था, बाबा रामचंद्र के प्रयासों से ही। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो वह था कौन? अवध। अवध में बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उनके प्रभाव क्षेत्रों से संबंधित। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा मतलब किस क्षेत्र से संबंधित था। सहजानंद सरस्वती जो थे तो ये बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसका नाम बाद में बदल के अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। पहले इसका नाम था भारतीय किसान कांग्रेस, बाद में अखिल भारतीय ये किसान सभा कर दिया गया। इसके अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद को बनाया गया था। और जो ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में ये खुदाई खिदमतगर या लाल कुर्ती संगठन जो है, इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये सक्रिय भूमिका निभाई थी। और ये स्वामी रामानंद जो थे, स्वामी रामानंद हैदराबाद एवं अब्दुल हमीद जो खां थे, ये दक्षिणी असम से संबंधित थे। स्वामी रामानंद हैदराबाद से और अब्दुल हमीद खां ये दक्षिणी असम जो है इससे संबंधित थे। नेक्स्ट, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो ये 1913 के दशक में जो किसान आंदोलन हुए थे उनमें सक्रिय रूप से जुड़े थे कौन? स्वामी सहजानंद जी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जो अवध का ये एका आंदोलन हुआ था, इसका उद्देश्य था लागान का जो है नगद में परिवर्तन कर दिया जाए। इसका नेतृत्व ये मदारी पासी ने किया था। ये 1921 से लेकर 22 के बीच में हुआ था। और ये इसके जो मुख्य केंद्र रहे थे तो ये हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर रहे थे। और इसमें किसानों की ये मुख्य शिकायतें थी, जमींदारों द्वारा जो लागान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लागान वसूला गया है, इस प्रथा को बंद करके क्या किया जाए, जो है मतलब इसका नगद में जो है रूपांतरण कर दिया जाए। यही जो इसकी मुख्य मांग थी। नेक्स्ट है, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। एका आंदोलन ये उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी, अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? इसका गठन किया था किसने? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत ये स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के नेतृत्व में हुई थी। और सहजानंद सरस्वती जी ने जो है 1929 में ये बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। इस सभा का विस्तार ये बिहार के गांवों में मतलब करने के उनके जो है कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, मधुनंदन शर्मा, ये सभी नेताओं का सहयोग इसमें मिला था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी जो थे उन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उसका नाम बताना है। यहाँ पर नाम क्या था? उसका नाम था हुंकार। ये जो है हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था इन्होंने, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट है यहाँ पर, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी निम्न में से किससे संबंधित थे? तो ये बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे स्वामी सहजानंद जी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी स्वामी सहजानंद ने। ये 1936 में लखनऊ में ये अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसका नाम बदल कर बाद में अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। और प्रांतीय ये बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक जो थे तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। और अध्यक्ष मतलब और आंध्र में जो ये किसान आंदोलन के अगुवा तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एनजी रंगा इसके ये महासचिव थे। फैजपुर में कांग्रेस के सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान ये कांग्रेस का दूसरा सत्र भी चला, जिसकी अध्यक्षता की थी तो वो एनजी रंगा ने की थी। किसने? एनजी रंगा ने की थी। नेक्स्ट है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। किसको? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को चुना गया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? ये चुना गया था किसको? एनजी रंगा को। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था तो ये 1936 में
1936 में किया गया था। नेक्स्ट है, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन जो है तो ये लखनऊ में हुआ था। कहाँ पर? लखनऊ में। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। संस्थापक अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का संबंध था तो ये बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित थे। बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित थे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो बिहार किसान सभा से जो है यहाँ पर ये कई नेता जुड़े थे, जिसमें शामिल थे सहजानंद सरस्वती जी, कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा और आदि जो है ये किसान नेता मतलब इसमें जुड़े थे। नेक्स्ट है, यहाँ पर स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठन किया था। तो इसका गठन जो है ये उनकी ठीक मृत्यु से पहले हुआ था। इसका गठन होने के बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती जी ने जो है वर्ष 1936 में किया था और सहजानंद जी की मृत्यु जो है तो ये 1950 में हुई थी। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ये अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन अपनी मृत्यु से ठीक पहले किया था। इसका उद्देश्य था भूमि, जलमार्ग और ऊर्जा के सभी स्रोतों का कि राष्ट्रीयकरण यहाँ पर कर दिया जाए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी कांग्रेसी नेता के प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो ये भाग लिया था किसने? जवाहरलाल नेहरू जी इन्होंने भाग लिया था। अखिल भारतीय किसान सभा में 1936 को जवाहरलाल नेहरू जो थे इन्होंने संबोधित किया था इसको। नेक्स्ट है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो किसान आंदोलन के साथ जो है ये जुड़े थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी जो थे किसान आंदोलन से जुड़े थे बिहार में और ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे थे और संविधान लागू होने के बाद ये भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनका संबंध कहाँ से था? बिहार से। यहाँ एक तरफ आंदोलन दिए, एक तरफ उनसे संबंधित व्यक्ति दिए हैं। देखते हैं किस आंदोलन से कौन संबंधित था। यहाँ पर वर्ष 1928 में सूरत जिले के बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली थी। यहाँ ये मेहता बंधु सरीखे गांधी जी के जो है ये अनुयायियों ने वर्ष 1922 से ही निरंतर अभियान चला रखा था। वर्ष 1928 में यहाँ कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने? वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो कि ये बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध था। और इसी आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को जो ये बारदोली की महिलाएं थी इन्होंने सरदार की उपाधि प्रदान की थी। और ये भारतीय किसान संस्थान की स्थापना एन.जी. रंगा ने 1929 में, फजलुल हक ने प्रजा पार्टी जो कि बाद में बंगाल प्रजा पार्टी बनी इसकी स्थापना की थी। ये वर्ष जो है 1929 में ये फजलुल हक ने प्रजा पार्टी जो कि बाद में बंगाल प्रजा पार्टी इसकी स्थापना की थी। और वर्ष 1937 में हुए चुनाव में जो है चुनाव के बाद इन्होंने बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी। और बिहार का वाकासत जो स्वयं खेती की भूमि है संघर्ष है तो इसमें ये स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी से संबंधित थे। देखते हैं नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था किसने? तो ये वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह 1928 में इसका नेतृत्व किया था किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। नेक्स्ट, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो ये निभाई थी किसमें? बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी किसने? यहाँ पर आंसर में तो महात्मा गांधी है, लेकिन जो है ये सरदार की उपाधि जो है यहाँ पर लिख रहा है ये किसने दी थी? जब ये बारदोली सत्याग्रह के आंदोलन में मतलब प्रसिद्ध हुए थे तो जो बारदोली की महिलाएं थी इन्होंने सरदार की उपाधि प्रदान की थी वल्लभ भाई को। तो यहाँ पर जो भी मतलब ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में आंसर यहाँ पर मतलब क्या दे रखा है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी लिख रहा है यहाँ पर क्वेश्चन। चलिए ठीक है, देखती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो ये दी थी किसमें? बारदोली सत्याग्रह में।
नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट है बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग क्या थी। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग क्या थी। यहाँ पर ये मांग थी इसकी कि जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे से कम करके 1/3 किया जाए। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा के द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया था और इस आंदोलन में जो बटाईदार थे इनकी मांग थी कि जमींदारों का फसल में हिस्सा आधे से कम करके 1/3 किया जाए और 2/3 हिस्सा जो है तो ये बटाईदारों को मतलब मिलना चाहिए। इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल के जिले जो है ये विशेष रूप से प्रभावित थे। नेक्स्ट है यहाँ पर तिभागा आंदोलन वर्ष 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। तो ये किसकी किसान सभा के नेतृत्व में, ये किसान सभा के नेतृत्व में आरंभ किया गया था इसको, तिभागा आंदोलन 1946 में। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था। भूदान आंदोलन प्रारंभ हुआ था सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में, किसके नेतृत्व में, विनोबा भावे के। 18 अप्रैल 1951 में ये आंध्र प्रदेश के जो तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली गांव में हुआ था और ये भूदान आंदोलन था। तो ये भूमि सुधार कृषि में संस्थागत परिवर्तन लाने की एक कोशिश की गई थी और इसको जो है विनोबा भावे के द्वारा इसको आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। और जो प्रसिद्ध ही गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ता आचार्य विनोबा भावे जी थे, इन्होंने 1950 के दशक में आरंभ में इस आंदोलन के लिए गांधीवादी तकनीकों एवं जो ये रचनात्मक कार्यों तथा ये जैसे ट्रस्टीशिप जैसे विचारों को प्रयोग में लाए थे। और जयप्रकाश नारायण भी सक्रिय राजनीति छोड़कर के वर्ष 1953 में इसी भूदान आंदोलन से जुड़ गए थे। वर्ष 1955 में के अंत तक जो है भूदान आंदोलन ने एक नया रूप धारण किया था तथा ग्राम दान आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर, उड़ीसा में हुई और वहाँ ये सफल भी रहा था। देखेंगे नेक्स्ट आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंधित था। उससे संबंधित था कौन, पोचमपल्ली जिला, आंध्र प्रदेश का ये पोचमपल्ली जिला। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। वो तो भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी आंध्र प्रदेश राज्य में। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। ये प्रारंभ किया था आचार्य विनोबा भावे जी ने। अब एक यहाँ पर छोटा सा ये भी टॉपिक है, इसके बाद हम जो है इस टॉपिक के बाद देखेंगे जलियांवाला बाग टॉपिक और रोलेट एक्ट। लेकिन जो है इससे पहले ये जो है ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल, ये छोटा सा टॉपिक है, यहाँ से भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो इसको भी देख लेते हैं। जो है बीपी वाड़िया के नेतृत्व में वर्ष 1918 में स्थापित थी ये मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन था। 1918 में स्थापित किया गया था मद्रास मजदूर संघ, ये भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन था जो कि किसके द्वारा, बीपी वाड़िया के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और इसके बाद जो है क्या मतलब इसके ये शीघ्र ही बाद में बम्बई में 2, कलकत्ता में 1 ये भारतीय नाविक संघ और मद्रास में 4 मजदूर संघ बन गए थे। इसमें ये अहमदाबाद जो है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष ये 1918 में किसने, महात्मा गांधी जी ने की थी। और भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने, ये एन.एम. जोशी ने की थी। 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की थी किसने, एन.एम. जोशी ने। इसकी स्थापना का कारण जो था तो ये वर्ष 1919 में जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई, इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में जो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना थी इसका कारण था। इसलिए यहाँ पर ये इसलिए जो भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया था। ये जो 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी, इसी कारण जो है ये भारतीय जो संगठन थे श्रमिक, उन्होंने आपस में संगठित होने का फैसला लिया था। इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। और ये दीवान जो थे इसके ये महामंत्री जो थे तो दीवान चमनलाल बजाज थे। और इस संगठन का प्रथम विभाजन जो है तो वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ था। इसका विभाजन 1929 के नागपुर अधिवेशन में हुआ था। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में किसने, व्लादिमीर इलियच लेनिन और ये रूसी पार्टी जो थी बोल्शेविक के द्वारा की गई थी। एम.एन. राय जो थे तो एम.एन. राय ने लेनिन के निमंत्रण पर ये मॉस्को गए थे और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले जो है वे पहले भारतीय बने थे। जो ये पहले भारतीय थे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले, कौन, एम.एन. राय।
आगे बात करेंगे यहाँ पर कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति और बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बना करके क्या किया गया था, कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला था। यह मुकदमा जो है कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने जो है वर्ष 1924 में एम.एन. राय, श्रीपाद अमृत डोंगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और ये सिंगार बेलू चेट्टियार पर कानपुर में मुकदमा चलाया था। और सरकार ने उन पर आरोप लगाया था कि वे लोग षड्यंत्र रच रहे थे, जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना था। आगे बात करेंगे यहाँ पर ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय जो रहा था, तो ये 1926 से लेकर 1939 तक माना जाता है। इस दौरान एम.एन. राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद डोंगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के ये सभी प्रमुख नेता थे। वर्ष 1940 में ये रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम.एन. राय ने की थी। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम.एन. राय के द्वारा की गई थी। और जो ये सोमेंद्र नाथ टैगोर थे, ये 1934 में रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि क्रांतिकारी साम्यवाद दल कहलाया, इसकी स्थापना की थी। किसने? सोमेंद्र नाथ टैगोर ने 1934 में। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर थोड़े से जो क्वेश्चन है उनको भी, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की गई थी। तो ये की थी किसने? वीपी वाडिया के द्वारा। किसके द्वारा? वीपी वाडिया के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? ये की थी महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, वो लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत में ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने? एम.एन. जोशी के द्वारा ये 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई थी। और इसकी स्थापना का कारण जो है, तो ये वर्ष 1919 में जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी, इसलिए भारतीय श्रमिक जो थे उन्होंने आपस में संगठित होने का फैसला लिया। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा, महामंत्री थे दीवान चमनलाल बजाज। और इस संगठन का जो है विभाजन हुआ था वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में। उस समय जवाहरलाल नेहरू जो है इसके अध्यक्ष थे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी कब? 1920 में। 1920 में हुई थी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी किसने? ये लाला लाजपत राय ने की थी। किसने? लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है, 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन के सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ये भी की थी किसने? लाला लाजपत राय जी ने की थी। नेक्स्ट जो है यहाँ पर है, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो वो थे कौन? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट यहाँ पर, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो पहले भारतीय थे ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले एम.एन. राय थे। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलियच लेनिन और ये रूसी पार्टी बोल्शेविक के द्वारा की गई थी। एम.एन. राय जो थे, तो ये लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए थे और ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने थे। और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले ये पहले भारतीय थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए जो है ये ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह में मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसके मुखिया जो थे, तो ये थे कौन? एम.एन. राय इसके मुखिया थे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जो चलाया गया था, तो ये किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो ये जो भी साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध नेता थे उनके विरुद्ध था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन, इंपॉर्टेंट है।
कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति और जो बढ़ते प्रभावों को रोकने के लिए कानपुर में षड्यंत्र के मतलब आधार पर कुछ कम्युनिस्टों को इसमें क्या किया गया, मुकदमा चलाया गया। इसे ही कानपुर षड्यंत्र नाम से ये प्रसिद्ध हो गया। जो ब्रिटिश सरकार थी उसने 1924 में एम.एन. राय, श्रीपाद अमृत डोंगे, मुजफ्फर अहमद, ये शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और ये सिंगार बेलू चेट्टियार पर कानपुर में मुकदमा चलाया गया। और सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसका उद्देश्य भारत में क्या है, ये क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना था। और मतलब ये पेशावर षड्यंत्र तथा मेरठ षड्यंत्र मुकदमा भी जो है ये साम्यवादी आंदोलन नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स, हैरोल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की थी? तो ये की गई थी किसकी, मेरठ षड्यंत्र मुकदमे के लिए। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। वर्ष 1929 से लेकर 1933 के बीच ये जो मेरठ षड्यंत्र मामले में कितने 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था, इसकी पूरे विश्व में चर्चा हुई थी। इसमें ये सभी प्रोफेसर आइंस्टीन जो थे, एच.जी. वेल्स, हैरोल्ड लास्की और रोला तथा रूजवेल्ट जो थे, इन्होंने सब ने इसकी जो है कटु आलोचना की थी। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। तो जो क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था वो था 1926 से लेकर 39 तक। नेक्स्ट है, वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? इसका गठन किया था किसने, एम.एन. राय ने। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये 1949 में ये रेडिकल डेमोक्रेटिक जो है दल, इसकी स्थापना एम.एन. राय ने की थी। और सचिंद्रनाथ सन्याल ने बंदी जीवन किताब, ये जो बंदी जीवन एक पुस्तक जो है ये सचिंद्रनाथ सन्याल ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? इस दल का नाम था क्रांतिकारी साम्यवाद दल। अब हम यहाँ पर देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। चलिए देखते हैं यहाँ पर, ये भारत में बढ़ रही जो मतलब उस समय क्या था, 1919 आते आते भारत में जो है मतलब क्रांतिकारी गतिविधियाँ ये बढ़ रही थी। तो इनको जब 1919 तक मतलब आते आते ये भारत में क्रांतिकारी गतिविधियाँ जो है ये बढ़ रही थी, तो इनको मतलब ये बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 1917 में, ये न्यायाधीश थे उस समय सिडनी रोलेट, इनकी सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को मतलब ये कुचलने के लिए एक प्रभावकारी योजना का निर्माण करना था। मतलब इसके लिए जो एक प्रभावी योजना का निर्माण करना इसका उद्देश्य था। और इनके सुझावों पर मार्च 1919 में एक मतलब ये विधेयक पारित किया गया, रोलेट एक्ट, जिसे कि रोलेट एक्ट कहा गया था। इसमें ये रोलेट एक्ट अधिनियम जो था, तो इसके द्वारा अंग्रेजी सरकार मतलब जिसको भी जब भी चाहे उस पर मुकदमा चला सकती थी और जेल में बंदी बनाकर रख सकती थी। तो इससे मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जब ये रोलेट एक्ट पारित हो गया, जब ये रोलेट एक्ट ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पारित कर दिया, तो इससे मतलब भारतीय जो है बहुत परेशान हो गए थे। इसलिए मतलब यहाँ और इसी को जो है यहाँ पर ये इस जो रोलेट एक्ट था इसको बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया था। लॉर्ड जेम्स फोर्ड जो थे, तो इन्होंने 1916 से लेकर 1921 के कार्यकाल में वर्ष 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया था। तो ये रोलेट एक्ट जो था, तो ये लॉर्ड जेम्स फोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। आगे बात करेंगे यहाँ पर अखिल भारतीय राजनीति में पहला, ये गांधी का पहला साहसिक कदम रोलेट एक्ट के विरुद्ध जो है वर्ष 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। जब ये रोलेट एक्ट पारित हो गया तो इसके तहत इसके मतलब विरोध में जो है इसका विरोध किया गया और 1919 में ये पहला सत्याग्रह आरंभ किया गया गांधी जी के द्वारा। गांधी जी ने रोलेट एक्ट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया, जिसमें था होम रूल लीग, खिलाफत और ये सत्याग्रह सभा। पंजाब के इसमें 2 लोकप्रिय नेताओं जो कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ये ब्रिटिश मतलब जो भी ब्रिटिश की दमनकारी नीतियां थी, जो भी मतलब ये रोलेट एक्ट वगैरह जो ये सब विधेयक पारित कर दिए थे, तो इसके जो भी मतलब जितनी भी सारी, क्योंकि उस समय क्या था भारतीयों के लिए ब्रिटिश की जो भी पॉलिसीज थी तो वो सभी मतलब दमनकारी ही थी उनकी। तो ये जो ब्रिटिश की दमनकारी नीतियां थी इनका विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था और अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां पर जनरल जो है रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर
ने किया किया था, मतलब क्योंकि भीड़ वहाँ पर सभी निहत्थी भीड़ थी। वो शांतिपूर्ण, मतलब वो अपना एक सभा का संचालन कर रहे थे वहाँ पर। तो ये जनरल मतलब डायर थे, इन्होंने क्या हुआ, उस पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया और उस पर उसी सभी भीड़ पर जो है गोलियां चलवा करके 1,000 लोगों जिसमें की हत्या करवाई। उसमें हंटर कमीशन के अनुसार जो है, मतलब बाद में क्या हुआ उसकी जांच करने के लिए कि हंटर कमीशन गठित किया गया था। तो ये हंटर कमीशन जो है इसके अनुसार मतलब वहाँ पर केवल कितने 379 मतलब लोगों की हत्या हुई थी, लेकिन वहाँ पर जो है ये 1,000 लोगों पर गोलियां चलाई गई। और ये 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की जो ये हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे, इन्होंने ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो इन्हें ये नाइट की उपाधि या मतलब सर की उपाधि भी जो कही जाती है ये प्रदान की गई थी, इन्होंने इसको लौटा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ये शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी सभा जो थी मतलब इससे इस्तीफा दे दिया। और जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार जो थी तो उसने हंटर कमीशन का गठन किया। एक हंटर कमीशन जो है शिक्षा के लिए गठित किया गया था। तो कमेंट बॉक्स में बताएं, उसको हम पढ़ भी चुके हैं, वो किस ईयर गठित किया गया था। तो इसकी जांच के लिए इन्होंने ये हंटर कमीशन का गठन किया। और इस कमीशन का जो है मतलब इस कमीशन में कौन थे, CH सीतलवाड़ और पंडित ये जगत नारायण एवं सुल्तान अहमद खान ये भारतीय सदस्य थे। और कमीशन ने वर्ष 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें ये दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी भी नहीं बताया गया था। और कहा गया था कि उपद्रव का क्रांति मतलब ये जो उपद्रव हो था, क्योंकि मतलब जो वहाँ पर ये सभा संचालित हो रही थी तो इसको वहाँ पर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा मतलब इसको उपद्रव बताया गया। कहा गया था कि उपद्रव क्रांति का रूप मतलब ग्रहण कर लेते, अतः ये मार्शल लॉ अनिवार्य था तथा भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना जो है पूर्ण न्यायोचित था, ये वहाँ पर जो है तर्क दिया गया हंटर कमीशन के द्वारा। साथ ही हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया। जनरल डायर को उसकी अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा, किंतु क्या था मतलब वित्रानी अखबार ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक एवं जो है वित्रानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर भी कहा। सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे जो है मान की तलवार की उपाधि दी थी, उसे मान की तलवार की उपाधि दी। और मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता जो थे, ये 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता थे उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे थे कौन, ये सर माइकल ओडायर, इनकी लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया था उधम सिंह को। जलियांवाला बाग नरसंहार जो ये 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेसी जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किसको, महात्मा गांधी को सौंपा गया था। और जलियांवाला बाग नरसंहार को ये मांटेग्यू ने जो थे इन्होंने निवारक हत्या की संज्ञा दी। दीनबंधु CF एंड्रयूज जो थे इन्होंने इस हत्या को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था। रोलेट एक्ट जो था तो इसके कारण मतलब जब ये विधेयक पारित हो गया तो सार्वजनिक रोष इसलिए उत्पन्न हो गया क्योंकि इसमें क्या था, लोगों पर मतलब बिना उनको बताए कुछ बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया गया था। और ये सर सिडनी की अध्यक्षता में इसको गठित किया गया था। इसको जो है ये बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था। इसको जो लाने का प्रयोजन था, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी जो गतिविधियां कर रहे थे भारतीय उन पर रोक लगाना था, मुख्य उद्देश्य इसका। नेक्स्ट है रोलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था, तो ये 1919 में लागू किया गया था, वर्ष 1919 में। नेक्स्ट है रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था। रोलेट एक्ट जो है इसका लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई जो है संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा करना। पहली बात तो यहाँ पर क्या था, इसका मतलब कि किसी को बिना मुकदमा चलाए उसको बंदी बना सकते थे, उसको जेल भेज सकते थे, और ये रोलेट एक्ट जो था इसका मुख्य उद्देश्य यही था। और मुकदमों की जो सुनवाई होती थी तो मतलब वो संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा ही होती। नेक्स्ट यहाँ पर रोलेट एक्ट रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है रोलेट अधिनियम जो है तो ये सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रोलेट अधिनियम या सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल का उपयोग करने का प्रयास किया था। रोलेट एक्ट जो था तो इसमें
रूलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने जो है होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था, बिल्कुल किया था। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तीसरा है साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रूलेट सत्याग्रह के साथ हुए थे। तो ये अभी साइमन कमीशन गठित ही नहीं जब किया गया था, तो साइमन कमीशन का आगमन कैसे हो जाएगा? साइमन कमीशन का आगमन हुआ था कब? 1928 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी एक्सप्लेन जो है यहाँ पर देख लेते हैं। ये गठित हुआ था 1919 में और महात्मा गांधी जो थे इन्होंने 1919 में ही इसके खिलाफ ये सत्याग्रह की अपील कर दी थी। और यहाँ पर ये जो जिन्होंने मतलब होम रूल लीग थी, इसका मतलब यहाँ पर इसके लिए उपयोग किया गया था। और ये साइमन आयोग जो है तो ये भारत में 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था, जिसके विरोध में सभी प्रमुख नगरों तथा कस्बों में हड़ताल रही थी। साइमन वापस जाओ के नारों से जो है इसका स्वागत किया गया था। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका जो है मतलब रीज़न क्या था। ये साइमन वापस जाओ के नारे क्यों भारतीयों ने इसके स्वागत में लगाए थे, क्या रीज़न था इसका। नेक्स्ट है, जब रूलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत की वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल जो रहा था तो 1916 से लेकर 1921 के समय तक रहा था। और ये 1919 में पारित होता है रूलेट एक्ट। नेक्स्ट है, रूलेट एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। नेक्स्ट है यहाँ पर, रूलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। इसका लक्ष्य जो था तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। इसी कारण जो है इसका विरोध किया गया था। गवर्नमेंट मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो वो जब चाहे जिस भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए उसको जेल में बंद रख सकती थी। इसी कारण जो है इसका विरोध किया गया था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। तो पहला जो है गांधी जी का साहसिक कदम था रूलेट सत्याग्रह। और उसके बाद में ये गांधी जी जो है इन्होंने इसमें गांधी जी ने ये मंचों का उपयोग किया था इसमें रूलेट सत्याग्रह के विरुद्ध। इसमें होम रूल लीग, खिलाफत एवं सत्याग्रह सभा। और इसके पूर्व जो है मतलब इसके पहले गांधी जी ने चंपारण 1918 में, खेड़ा एवं महमदा आंदोलन ये 1918 में, गांधी जी भी इन आंदोलनों से मतलब संबंधित थे। इन आंदोलनों का नेतृत्व भी गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट है, रूलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? ये दिया था किसने? स्वामी श्रद्धानंद ने। स्वामी श्रद्धानंद ने। रूलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून या काला कानून कहा जाया गया था। इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति पर बिना मतलब किसी कारण बताए उसको गिरफ्तार कर सकती थी। इसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद जी थे, उन्होंने लगान न देने का आंदोलन चलाने का मतलब सुझाव दिया था। नेक्स्ट है, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा गया था, तो इसको रूलेट एक्ट कहा गया था। नेक्स्ट है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो ये तुरंत पूर्व में घटी थी रूलेट एक्ट का बनना। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। रूलेट एक्ट जो है तो ये मार्च 1919 में बना था। इसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया जा रहा था। कहाँ पर? जलियांवाला बाग, अमृतसर में। 13 अप्रैल 1919 को ये शांतिपूर्ण जनसभा एकत्रित हुई थी। इस पर जो ये डॉयर जनरल थे इन्होंने नरसंहार कराया था। और असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में। सांप्रदायिक अवार्ड जो है तो ये 1932 में तथा साइमन कमीशन भारत आया था कब? 1928 में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था कब? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंधित था? तो ये संबंधित था किससे? रूलेट सत्याग्रह से। ये संबंधित था। नेक्स्ट यहाँ पर है, वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित था। वर्ष 1919 जो है तो भारतीय इतिहास से क्यों संबंधित था? ये संबंधित था जलियांवाला बाग आदि के कारण। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? तो ये जलियांवाला बाग कत्लेआम कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। नेक्स्ट है, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा था? जनरल डायर जो थे इनका नाम जुड़ा था जलियांवाला बाग से। नेक्स्ट यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्र हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। ये किसकी गिरफ्तारी के विरोध में एकत्र हुए थे? तो ये एकत्रित हुए थे किसकी?
यहाँ पर ये डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे और डॉक्टर सत्यपाल जो थे तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसलिए देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये पंजाब के मतलब लोकप्रिय नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल। ये मतलब ये इनके ब्रिटिश ये दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को क्या है जो ब्रिटिश की मतलब जो दमनकारी नीतियां थी उनका विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जिस पर जो ये जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी थे इन्होंने गोलियां चलवाई थी और उसमें लगभग जो है 1000 लोगों की हत्या हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को इसकी जांच करने के लिए जांच करने के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। ये मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और ये जो मतलब ये घटना हुई थी इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे उन्होंने अपनी ये जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको ये नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी ये लौटा दी थी। और शंकरन नायर जो थे तो इन्होंने वायसराय की ये कार्यकारिणी सभा थी इससे इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट है यहाँ पर जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों आए थे। तो ये किचलू तथा ये सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने आए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में। ये जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे। नेक्स्ट है 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। वो थे कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। ये हॉनर मतलब अपना लौटा दी, जो नाइट की उपाधि इनको दी गई थी तो उन्होंने लौटा दी थी। और टैगोर ने कहा था कि समय आ गया है जब सम्मान के टैगोर ने ये स्टेटमेंट भी दिया था उसी के साथ, कहा कि समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अफगान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देती हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। ये जब नाइट की उपाधि मतलब नाइटहुड की उपाधि लौटा दी उसके बाद ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट है यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि वापस लौटा दी थी? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लौटा दी थी वापस। नेक्स्ट है किसके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है इसका त्याग किया था जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद। नेक्स्ट वही क्वेश्चन है कि नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसी कारण लौटाई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर कथन और कारण का यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए कथन है अभिकथन है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। बिल्कुल करेक्ट है, उन्होंने उपाधि त्याग दी थी। कारण यहाँ पर बता रहा असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। ऐसा कुछ नहीं, वो असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहते थे, इस कारण उन्होंने ये नाइटहुड की उपाधि नहीं लौटाई थी। बल्कि कारण था यहाँ पर कि जलियांवाला नृशंस जो हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले थे कौन? शंकरन नायर थे। ये शंकरन नायर इन्होंने दे दिया था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो ये दिया था किसने? सर शंकरन नायर जी ने। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग विरोध कांड में सर की उपाधि त्याग दी गई थी? तो ये किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसे? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित घटनाओं यहाँ पर घटनाएं दी हैं इनका सही अरेंजमेंट बताना है कूट के अनुसार। तो सबसे पहले यहाँ पर डॉक्टर सत्यपाल जी को है इनको बंदी बनाया गया था, उसी के विरोध में यहाँ पर ये जलियांवाला बाग मतलब सभा एकत्रित हुई थी। तो उसके बाद में हुआ जलियांवाला बाग नरसंहार। फिर ये 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके बाद में। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। फिर 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग नरसंहार होता है। दिसंबर 1919 में फिर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन होता है। तो सभी होते हैं 1919 में ही, लेकिन ये पहले 9 अप्रैल को होता है, फिर ये 13 अप्रैल को, फिर ये होता है दिसंबर में। नेक्स्ट है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसकी जांच के लिए इसकी नियुक्ति की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला था?
ये मार डाला था किसने? ऊधम सिंह ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से किसने मारा था? ये मारा था किसने? ऊधम सिंह ने मारा था। नेक्स्ट है, ऊधम सिंह ने लंदन में मारा था किसको? सर माइकल ओडायर को। नेक्स्ट यहाँ पर जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था, तो ये कार्य महात्मा गांधी जी को सौंपा गया था। नेक्स्ट है यहाँ 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय था कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसी के कार्यकाल में रोलेट एक्ट भी पारित हुआ था। और भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी लाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित घटनाओं में से किसी को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था? ये किया था किसको? जलियांवाला बाग नरसंहार को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की ये जो जनसंहार की घटना घटी थी? तो ये जो मतलब रोलेट एक्ट जो ये पारित हुआ था इसके विरोध में, और ये जो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था, एक ये भी कारण था यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि जो है इसकी PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर डेली की डेली PDF आपको मिल जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।